Hello guys, what's up? Today in this video we will check summary notes of working capital management of CA Inter for May 25 and onwards examination। तो चले वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस को कवर किया था। आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाले हैं जिसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर थर्ड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यूनिट नंबर सेकंड कैश, यूनिट नंबर थर्ड स्टॉक, यूनिट नंबर फोर्थ डेटर्स एंड यूनिट नंबर फिफ्थ क्रेडिटर्स, यूनिट नंबर फर्स्ट वर्किंग कैपिटल और यूनिट नंबर सिक्स फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट जो यूनिट नंबर थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी, वो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, ऑलरेडी डन इन कॉस्टिंग। फिर हम आते हैं अपने फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पे, यूनिट नंबर सिक्स। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन द सेपरेट चैप्टर कॉल्ड सोर्स ऑफ फिनेंस। ये सोर्स ऑफ फिनेंस में कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी। एंड यूनिट नंबर फिफ्थ क्रेडिटर्स, समरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर कंसीडर वी आर दी बायर बोरोअर। वट इज 2/10 नेट 45? 2/10 नेट 45 का मतलब क्या होता है? इफ वी मेक द पेमेंट इन 10 days देन डिस्काउंट इज 2%। 2/10 का मतलब क्या? अगर हमने 10 days में पेमेंट कर दी तो हमें 2% डिस्काउंट अलाउ होगा। इफ़ यू मेक द पेमेंट बिटवीन 10 to 45 days देन नो डिस्काउंट। और अगर आपने 10 मतलब अगर आपने 11th डे पेमेंट की तो आपको कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। मान लो अगर आपने 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है तो 2% आपको डिस्काउंट अलाउ होगा, विच इज़ 98। अगर आप 10th डे तक पेमेंट कर देते हो तो अगर आप 11th डे पेमेंट करते हो तो आपको पूरे 100 ही देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे व्हेन टू पे, इलस्ट्रेशन नंबर 20 ICI मॉड्यूल। ये क्वेश्चन ICI मॉड्यूल से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया है कि अगर आप 10th डे पेमेंट करते हो तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 98 रुपीज़, सॉरी। और अगर आप 45th डे पेमेंट करते हो तो उसमें आपको 100 देने पड़ेंगे, जिसमें आपको लॉस होगा 2 रुपीज़ का। बट वी विल इन्वेस्ट ₹98, रेट ऑफ 25%। इसमें हमने रेट जो है 25% वो अज्यूम किया है फॉर 35 days। देन रिटर्न वुड बी 2.34। आप कैलकुलेट कीजिए, 98 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 35 days। अगर आप उसे 35 days के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और 98 हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 98 आपको 10th डे तक देना था लेकिन आपने नहीं दिया तो आपको आगे आप कितने उनके पैसे यूज़ कर पाओगे? 98 रुपीज़ यूज़ कर पाओगे ना, इसलिए यहाँ पे 98। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 25% फॉर 35 days, 35 डिवाइड बाय 365, तो आंसर क्या आएगा? 2.34। देयर इज़ अ नेट बेनिफिट ऑफ 0.34 पैसे। 2.34 माइनस 2 करोगे आप तो यहाँ पे 0.34 पैसे का आपको बेनिफिट हुआ है। तो सेलेक्ट 45 डे। तो आप पेमेंट कब करना प्रेफर करोगे? या तो 10th डे पे जहाँ पे आपको 98 रुपीज़ देने पड़ेंगे, या तो आप करोगे पेमेंट 45th डे पे जहाँ पे आपको 0.34 पैसे का बेनिफिट होगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21, जो कि ICI मॉड्यूल में दी हुई है। यहाँ पे आप पहले पढ़िए 2/10 नेट 30। अब जैसे हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था, इफ़ यू मेक द पेमेंट विद इन 10 days देन डिस्काउंट अलाउड इज 2%। वही अगर आप 10th डे तक पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप और मेक पेमेंट बिटवीन 10 to 30 days देन नो डिस्काउंट। और फिर आपको अगर आपने 11th डे या 11th डे और 30th डे के बीच में अगर आपने पेमेंट की तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है ICI मॉड्यूल में, आप उसे पढ़िए। और ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं यूनिट नंबर सेकंड कैश पे। यूनिट नंबर सेकंड कैश पे, इसके 3 पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट कैश बजट, सेकंड विलियम बॉलमस EOQ वाला, थर्ड कैश बजट इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है डाटा का 2 मंथ्स का, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं कैश बजट के फॉर्मेट पे। पहले हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स जैन फेब मार्च, ओपनिंग बैलेंस, इनफ्लो। यहाँ पे इनफ्लो के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं? सेल ऑफ एसेट, लोन। आप समझिए, जब सेल ऑफ एसेट, जब आपने अपनी एसेट को सेल किया तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा ना, इसलिए वो इनफ्लो में लिखा जा रहा है। ऐसे ही सिमिलर है सेल, फिर लोन, फिर इन्वेस्टमेंट सेल, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और अदर रिसिप्ट। ये हमारी सारी रिसिप्ट्स हैं जो कि इनफ्लो में लिखी जाएगी। फिर आउटफ्लो में क्या क्या लिख सकते हैं आप? परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, बाय जब आपने प्रॉपर्टी बाय की है, आपने वेजेस या सैलरी दी है, फिर डिविडेंड टैक्स आपने पे किया है। इसमें आपको सारे जो आपके कैश का जो फ्लो है वो आउटफ्लो हो रहा है,
वो बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसे आउटफ्लो में लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, विच इज़ जब आप ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे, इनफ्लो को ऐड करोगे और माइनस करोगे आउटफ्लो को, तो अब आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और जो जैन का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग किसका बनेगा, फैब का, फे फेब का। और एस सिमिलर अगर आप आपका फेब का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग किसका बनेगा, मार्च का। फिर यहाँ पे हमारी कुछ कैश बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स गिवन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। यहाँ पे पहले ये 1 मिनट, ये फर्स्ट पेज, फिर ये सेकंड पेज, फिर ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बाकी जो रिमेनिंग समरी नोट्स है वो मैं आपको पार्ट सेकंड में समझा दूंगी। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लेते हैं अब। पेमेंट ऑफ टैक्स डन इन मार्च, अगर आप पेमेंट ऑफ टैक्स आपने मार्च में दिया है तो इस ये क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ मार्च में जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम बना रखे थे ना मार्च में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स और यहाँ पे आउटफ्लो में हम मार्च के सेशन में लिख देंगे, ठीक है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड इन फेब, वो क्या होगा, इनफ्लो इन फेब में आएगा वो। फिर इंटरेस्ट ऑफ 12,000 पेड क्वार्टरली, अगर आपने क्वार्टर बेसिस पे अगर आपने इंटरेस्ट पे किया 12,000 पर एनम का, तो हम क्या करेंगे, आउटफ्लो 3,000 इन एवरी क्वार्टर। जो भी आपका क्वार्टर का एवरी क्वार्टर का मंथ है उसमें हम इसे मेंशन करेंगे 3,000 में के बेसिस पर। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट है, मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस 20,000 अकॉर्डिंगली फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट। जब जैन फेब मार्च में, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें क्लोजिंग कैश गिवन है 40,000, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस है मेंटेन करना है 20,000, तो हमारे पास सरप्लस कितने का है, 20,000 का, तो हम उस सरप्लस को 20,000 को इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम आते हैं फेब में। फेब में हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना है, 90,000, मिनिमम हमें कितना मेंटेन करना है, 20,000, और सरप्लस कितना, 70K का, तो हम इन्वेस्ट करेंगे 70K को। फिर आता है हमारे पास मार्च। मार्च में क्लोजिंग कैश कितना है हमारे पास, -2,000, और मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना मेंटेन करना है, 20,000। तो हमें क्या करना है, हमारे पास डेफिसिट है, अब डेफिसिट कितने का आपको ये बताना पड़ेगा। पहले तो आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है 20,000 वो, और जो आपका ऊपर डेफिसिट था -2,000 का वो, तो टोटल 22,000 आपको बैंक से बोरो करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं अपने सिक्स्थ एडजस्टमेंट पे, डेप्रिसिएशन ऑफ 6,000 इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए हम उसे कैश बजट में नहीं कंसिडर करते हैं। जैन फेब और मार्च में अगर एक्सपेंसेस हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख, 1.80 लाख, 2.50 लाख, तो हम उसमें आउटफ्लो में क्या लिखेंगे, आउटफ्लो में एक्सपेंसेस लिखना तो मैंडेटरी है ना, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम उसे आउटफ्लो में नहीं लिखेंगे। तो 1 लाख में से हम पहले 60,000 है, सॉरी, वो ऊपर डेप्रिसिएशन में 60,000 उसे ले लेना। 1 लाख में से माइनस करेंगे 60,000, तो आउटफ्लो 40,000 का लिखेंगे कैश बजट में। ऐसे ही 1.80 लाख में से माइनस करेंगे तो 120K, 2.50 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो 190K। फिर हम सेकेंड आते हैं अपने EOQ वाले पे। अब आप ये देखिए, जो ये कैश था यूनिट नंबर सेकंड, इसमें फर्स्ट जो था कैश बजट वो मैंने आपको करा दिया। अब सेकंड आते हैं EOQ वाले पे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या करा रही हूँ। फिर EOQ वाले पे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, √2 AO डिवाइडेड बाय C, वेयर A is annual demand, O is ordering cost per order, C is carrying cost per unit per annum। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा, यहाँ पे आप इसे पढ़िए। अ फर्म मेंटेन अ सेपरेट कैश disbursement, total disbursement are 1,05,000 per month or 12,60,000 per year, administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is ₹20 per transfer, marketable securities yield is 8%, determine the optimum cash balance according to William J. Baumol model। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें तो EOQ निकालने को बोला ही नहीं है। EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ कितना स्टॉक आपको ऑर्डर करना है, लेकिन यहाँ पे FMSM में आपको ये कैश के रेफरेंस में दिया हुआ है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो फॉर्मूला में 2, फिर यहाँ पे एनुअल डिमांड। अब यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर ए को क्या लेंगे, हम एनुअल डिमांड लेंगे, तो यहाँ पे एनुअल डिमांड हमें पर मंथ की भी दी हुई है, लेकिन हम पर मंथ की ना के लेके जो पर ईयर की है वो लेंगे 12,60,000। लेट सपोज मतलब उसमें
पर मंथ मतलब पर मंथ दिया होता है लेकिन पर ईयर की नहीं दी होती, तो आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 12 करके। फिर यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है पर ऑर्डर की, 20 रुपीज़, और डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है पर यूनिट पर एनम, 8%। तो हमारा यहाँ पे ईओक्यू क्या आ जाएगा, 25,100। और इसकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, इफ़ क्वांटिटी इज गिवन इन मंथ क्वार्टर देन कन्वर्टेड इनटू एनुअल डिमांड। अगर आपको क्वांटिटी, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको क्वांटिटी मंथ के बेसिस पे गिवन है तो आपको उसको एनुअल डिमांड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ पर मंथ क्वांटिटी इज 10K एनुअल, तो एनुअल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, एनुअल हो जाएगी हमारे पास 120K। और सेकंड क्या है पॉइंट, इफ कैरिंग कॉस्ट गिवन इन मंथ देन कन्वर्ट इट इनटू एनुअल कॉस्ट, इफ पर मंथ कॉस्ट इज 2% देन एनुअल कॉस्ट इज 2 मल्टीप्लाई 12 24%। अगर आपको कैरिंग कॉस्ट 2% दी हुई है पर मंथ की, तो हम उसे एनुअल कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे और वो आएगा 24%। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए आप, कैश में मैंने आपको बताया था कैश बजट हो गया है, विलियम जे बॉलमिस वाला हो गया है। अब कैश बजट जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं डाटा ऑफ 2 मंथ्स। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट पर। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, प्रोडक्शन इज डन 2 मंथ्स प्रायर, पेमेंट इज मेड 1 मंथ आफ्टर प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे हमने डाटा, मतलब इसके एग्जाम्पल को अज्यूम किया गया है, सेल दिसंबर, फेब, जैन में कितनी हुई है सेल, 10K, फेब में कितनी हुई है, 20K। तो हमने क्या कहा, प्रोडक्शन कब हुआ है, 2 मंथ्स प्रायर ऑफ सेल। तो सेल कब हुई उन्होंने, फेब की 20K, फेब की 20, मतलब जो 20K सेल है वो फेब में हुई, 2 मंथ्स प्रायर प्रोडक्शन हुए। तो प्रोडक्शन कब हुआ, दिसंबर में। और हमने पेमेंट कब की, पेमेंट इज मेड 1 मंथ आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दिसंबर में हुआ था तो हमने 1 मंथ आफ्टर हमने पेमेंट किया उसकी। तो पेमेंट फाइनली कब हुई है, जैन में हुई है। कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, जो सेल ऑफ फेब है वो प्रोडक्शन तो उसका दिसंबर में हुआ है लेकिन पेमेंट जैन में हुई है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें दिसंबर, जैन, फेब, मार्च का डेटा गिवन है। इसमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको 600, 800, 400, 200। प्लांट दिया हुआ है आपको 100, 600, 0, 200। डिविडेंड दिया हुआ है 320, 320, 320, 320 इन ईच ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैन, फेब, मार्च का मैंने कैश बजट बना रखा है। इनफ्लो में आप देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आप दिसंबर के कंपैरिजन में जैन में देखिए, 200 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हमने परचेज किया है, और परचेज किया है तो हमारे पास कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए हम आउटफ्लो के कॉलम में से लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 200। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम जैन और फेब का डाटा कंपेयर करेंगे, 800 और 400, यानी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल हुई है तभी तो कम हुई है। तो फिर हम इसे इनफ्लो में लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा इसलिए वो इनफ्लो के कॉलम में। फेब में आएगा 400, और आप मार्च का करेंगे तो मार्च में भी 400 और 200, तो मार्च में आएगा, अगर मतलब कम कम हो रही है ना इन्वेस्टमेंट, इसलिए 200। फिर हम ऐसे ही आते हैं यहाँ पे प्लांट पे। प्लांट पे क्या होगा, दिसंबर और जैन का डाटा कंपेयर कीजिए, 100 और 600, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 500 का ना। तो हमने परचेज किया इसे, और परचेज किया तो ऑब्वियसली आउटफ्लो हुआ होगा कैश का, तो आउटफ्लो के कॉलम में से लिखेंगे हम 500। फिर हम कंपेयर करेंगे जैन और फेब का, क्या हुआ है, 600 से 0 हुआ है, यानी सेल हुआ है, तो इनफ्लो के कॉलम में आएगा सेल ऑफ प्लांट 600 से। फिर हम फेब और मार्च का करेंगे तो 200 से फिर वो इंक्रीमेंट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट मार्च के सेशन में 200 आएगा। ठीक है। और इसमें हम डिविडेंड, अब डिविडेंड को देखते हैं, इसमें 320 सब में सेम है, तो यानी डिविडेंड में उन्होंने कुछ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो का नहीं किया है, मतलब होल ऑफ द ईयर। तो हम इसे क्या करेंगे, नो इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड इन कैश बजट, तो कैश बजट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा डिविडेंड का। फिर हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, जैन में और फेब में ओपनिंग क्रेडिटर्स थे हमारे जैन में 3000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स थे 4000, और परचेज थी 2000। तो हमने पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमारे कैसे निकले होंगे, पहले हम ओपनिंग क्रेडिटर्स 3000, परचेज की हमने 2000 की, क्लोजिंग हमारे क्रेडिटर्स हमसे मांग कितने रहे हैं लास्ट, मतलब ईयर एंड होने पे 4000 मांग रहे, 4000 मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने पेमेंट की होगी 1000 की, तो वही पेमेंट आ जाएगी हमारी। अब हमारी देखिए यहाँ पर कितनी हो गई है यूनिट्स, यहाँ पर आते हैं हम, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री मैंने बताया था कॉस्टिंग में है। यूनिट नंबर
जो कैश है, जो यूनिट नंबर सेकंड है कैश, वो मैंने बताई है आपको। यूनिट नंबर थर्ड, आई एम सॉरी, यूनिट नंबर फिफ्थ क्रेडिटर्स वाली हो गई है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, समरी ऑफ मैनेजमेंट पेबल बता दिया है। फिर यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये मैंने बताया था, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेट करता है, तो ये वहाँ पर होगा। और अभी हमारी रहती है, कौन सी रहती है, यूनिट नंबर थर्ड रहती है, यूनिट नंबर फोर्थ रहती है, यूनिट नंबर यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट रहती है, तो ये आपको देखने मिलेगी पार्ट 2 में। जिन्होंने रेशियो एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।